रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 4। शिवम जब सरस्वती जी से बात कर जब रचित के रूम में गया तो उसे वहां न देख वो खुद में बोला, ये कहाँ गया? माँ ने तो कहा था कि वो आ गया है, फिर कहाँ गया? वो थोड़ी देर वहां खड़ा रहता है, तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, जिससे उसे लगता है कि बाथरूम में है, तो वो बाद में मिलने का सोच वहां से चला गया। इधर रचित अपने रूम में बने स्विमिंग पूल में तैर रहा था। उसने जब से सिया को शिवम के साथ देखा था तब से उसका मन शांत नहीं था। वो जब भी परेशान होता तो यही करता था। करीब 1 घंटे स्विमिंग करने के बाद वो बाहर आया और अपने कपड़े पहन रूम में आता है। वो जैसे ही रूम में आया ठीक उसी वक्त रानी भी उसके लिए खाना लेकर आई और उसे रख बोली, लो तुम्हारा खाना, जल्दी से फिनिश करो। उसकी बात सुन रचित खाने की तरफ देख बोला, भाभी मन नहीं है, आप ले जाए इसे और बस एक ब्लैक कॉफी भिजवा दे। उसके बोलने पर रानी बोली, क्या हुआ, तबीयत ठीक है न तुम्हारी? हाँ भाभी, बस ऑफिस में खा लिया था तो खाने का मन नहीं ही अभी, बस इसलिए। उसकी बात सुन रानी खाना उठा जैसे ही जाने को हुई रचित उसे रोकते हुए बोला, भाभी वो मैं पूछ रहा था। उसे ऐसे बोलता देख रानी समझ रही थी कि उसे क्या पूछना है, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए थोड़ा अनजान बन बोली, क्या पूछना था आपको देवर जी, कहिए। वो भाभी कुछ नहीं, आप रहने दे। रचित जल्दी से बोला तो रानी वापस जाते हुए बोली, ठीक है, जब पूछने का मन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं चलती हूँ। इतना बोल वो जैसे ही गेट के पास आए रचित की आवाज उसके कानों में गई, जिससे उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसे जाता देख रचित जल्दी से बोला, वो भाभी मिस मिश्रा यहाँ क्या कर रही है? आई मीन वो इस वक्त यहाँ, वो भी शिवम के साथ? उसकी बात सुन रानी के फेस पर स्माइल आ गई। वो खुद को नॉर्मल कर पीछे मुड़ी और उसे देख बोली, वो देवर जी, उसे हॉस्टल जाते वक्त कुछ गुंडे परेशान करने लगे थे। वो तो सही समय पर शिवू पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रचित को उनकी बात सुन सिया के लिए टेंशन होने लगी। उसकी सिया के बारे में सोच हॉट बीट बढ़ गई थी। वो उनसे कुछ नहीं बोला तो रानी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रचित अपने आदमी को कॉल कर बोला, मॉल रोड पर आज शाम जो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, मुझे वो लोग कल सुबह तक मेरे फार्म हाउस में चाहिए। अंडरस्टैंड? इतना बोल उसने कॉल रख दिया। फोन रखने के बाद उसे सिया की टेंशन हो रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो एक बार सिया को जाकर देखे, इसलिए वो अपने रूम से निकल सिया के कमरे की तरफ चला गया। वो अपने आसपास किसी को न देख जब दरवाजा खोल अंदर देखता है तो उसकी नजर अंदर बेड पर सुकून से सोई हुई सिया पर गई, जो सुकून से गहरी नींद में खोई हुई थी। रचित की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है उसके दिल को एक ठंडक मिलती है। अभी तक वो जितना बेचैन था उसकी सारी बेचैनी एक झटके में खत्म हो गई। वो उसे ऐसे आराम से सोता देख खुद में बोला, क्या है तुम, जो तुम्हें देख इस निकम्मे दिल को इतना सुकून मिल रहा है? ये कैसी फीलिंग है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर जो भी है, इसका तो मैं बहुत जल्द ही पता लगा लूंगा। ये वो उसे एक नजर देख वहां से छत पर चला गया। ऊपर शिवम जो अपनी फोन पर बात कर रहा था उसे देख जल्दी से उसके पास आ उसके गले लग बोला, भाई कैसा है तू? उसे देख रचित भी उसे गले लगा बोला, मैं तो अच्छा हूँ, तू अपनी बता। अब यहाँ रुक कर हॉस्पिटल संभालना है या फिर कहीं बाहर का प्लान है तेरा? उसकी बात पर शिवम खुश हो बोला, अरे नहीं भाई, अब तो यही रहूंगा अपनी गुड़िया के पास। इतने वक्त बाद वो मुझे मिली है, अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तो उसकी शादी। वो इतना ही बोला था कि तभी उसका फोन बजा, जिसे देख वो रचित को एक्सक्यूज बोल साइड में हो बात करने लगा। वही रचित उसके मुंह से सिया का जिक्र सुन वापस परेशान हो गया। वो अपनी दिल की फीलिंग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों सिया का उससे यूं दूर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक नज़र शिवम को देख नीचे आया तो रानी उसकी तरफ कॉफी बढ़ा बोली, देवर जी आपकी कॉफी। थैंक यू भाभी, ये बोल रचित काफी लेता है और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देता है। रास्ते में उसे वापस वो कमरा दिखा जहां सिया सोई हुई थी। दरवाजा खुला होने के कारण उसकी नज़र सिया के चेहरे पर गई। वो आराम से अपनी बाहों में एक पिलो को ले सो रही थी। हवा से उड़कर कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देख रचित का मन कर रहा था कि वो उसके जाकर उसके चेहरे से हटा दे, पर वो किस हक से उसके पास जाता। इसलिए वो उसे एक नज़र देख अपने रूम में चला गया। आज की रात उसकी आंखों में ही कट गई। अगली सुबह, आज की सुबह और दिन के मुकाबले बहुत अच्छी थी। बाहर मौसम भी साफ था और धूप भी निकली हुई थी। सिया की आंख जब खुली तो वो खुद को अनजान जगह देख पहले तो घबरा गई, फिर को रात की बात याने के बाद वो थोड़ी परेशान हो गई और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब मैं सर के घर पर हूँ।
पर मैं ये क्या कर रही हूँ? भाई मुझे ये क्यों लेकर आए हैं? और उन्होंने रानी दी को भाभी क्यों बोला? ये सब सवाल उसके दिमाग में चल ही रहे थे, तभी रानी वहां आ उसे देख बोली, लाडो उठ गई आप, चलो आओ जल्दी से रेडी हो जाओ, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें पहनकर रेडी हो जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल वो चली गई। सिया को उनसे पूछने का मन था कि वो ये कैसे आई, पर उसके जाने से को भी कपड़े ले नहाने चली गई। थोड़ी देर में वो नहाकर बाहर आए। उसने तौलिया अपने माथे में लपेट रख था। हल्के बादामी रंग के फ्रॉक सूट में वो सब खिली हुई लग रही थी। अपने रूम से तैयार हो निकलते रचित की नजर जैसे ही सिया पर गई, उसकी नजरें उस पर थम गई। सिया अपने बालों को तौलिए में से आजाद कर उसे तौलिए से रगड़ कर सूख रही थी। रचित उसे ऐसे ही खोए हुए देख रहा था। उसे अपनी दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। एक से उसके हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर चले गए। वो अभी खोया हुआ उसे देख ही रहा था कि रानी के बुलाने से वो होश में आया और नीचे चला गया। सिया भी रेडी होकर नीचे आई तो सब उसे देखने लगे। वो सबको खुद को देखता देख थोड़ी असहज हो गई। वो जाकर सबसे पहले सरस्वती जी और अमिताश जी के पैर छूती है तो सरस्वती जी उसे गले लगा। अपने आंखों से काजल निकाल। काजल का टीका उसके कान के पीछे लगा, बोली, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। वो जैसे ही रानी के पैर छूने को हुई, रानी उसे गले लगा, बोली, बहन के पैर छूने से पाप लगता है। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी शिवम आकर उसे लगे लगा, बोला, कैसी तबीयत है गुड़िया? सिया उसकी बात सुन मुस्कुराए हुए उसे देख बोली, ठीक हूँ भाई। वही साइड में डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे रचित की नजरें सिया पर ही थी। वो उसकी हरकतें देख रहा था, पर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठकर नाश्ता करने में लगा था। सरस्वती जी सिया को ऐसे खड़े देख बोली, अरे बेटा आओ हमारे साथ नाश्ता करो। फिर शिवम को देख बोली, अरे भाई मेरी बेटी को बैठने दो, देखो तो 2 दिन में कैसे मुरझा गई है, मैं तो इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। उनकी बात पर शिवम बोला, अरे माँ बिल्कुल आपकी ही बेटी है। इतना बोल उसने सिया को एक कुर्सी पर बैठा दिया। सिया को शिवम का सरस्वती जी को माँ बोलना कुछ समझ नहीं आया, पर वो चुपचाप बैठी थी। उसे इतना शांत देख सरावती जी उसकी प्लेट में नाश्ता परोस बोली, बेटा खाओ ना, मैंने शिवू से पूछकर सब तेरी पसंद का बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। उनकी बात सुन सिया जैसे ही अपनी नजर उठा खाने को देखती है तो खाने में कटहल की सब्जी, वेजिटेबल पुलाव, रोटी, भरवा करेला, सलाद और बूंदी का रायता था। मीठे में उन्होंने आटे का हलवा बनाया था। सब कुछ देख सिया के आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे उसकी माँ भी उसके लिए ये सब प्यार से बनाकर खिलाया करती थी। शिवम उसकी आंखों में आंसू देख समझ गया को सिया क्यों रोई। वो उसे एक साइड से गले लगा, बोला, गुड़िया बीती बातें भूल जा और नया सफर शुरू कर जिसमें ये भाई हर पल तेरा साथ देगा, समझी? उसकी बात सुन रचित, जिसे शिवम को सिया के इतने नजदीक देख अच्छा नहीं लग रहा था, वो हैरान हो गया। वही सरस्वती जी मूड हल्का करने के लिए सब चीजें एक प्लेट में ले सिया को अपने हाथों से खिलाते हुए बोली, चलो हटो तुम सब, मुझे मेरी बेटी को खिलाने दो। भगवान ने मुझे देखो कितनी प्यारी सी बेटी दी है। उनकी बात पर रानी नौटंकी करते हुए बोली, माँ मतलब हमारी वैल्यू आपकी नज़र से खत्म हो गई सिया के आने से। सिया जल्दी से बोली, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी तो बस आप सबको चिढ़ाने के लिए बोल रही है। उसकी इतनी मासूमियत से बोलने पर रानी प्यार से उसका मत्था चूम बोली, हमें पता है लाडो की माँ ऐसे ही मजाक में बोल रही थी। वैसे भी अगर माँ तुम्हें हम सबसे ज्यादा भी मानेगी ने तो हम सबसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, समझी? रचित ने जब ये सुना कि शिवम सिया का भाई है तो पहले वो हैरान हो गया, पर फिर उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। उसे ये जान अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि शिवम सिया का भाई है। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मन की मुराद भगवान ने पूरी कर दी हो। चाहते हुए भी आज उसने पूरे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपना ध्यान खाने पर लगाने लगा। सब लोग के नाश्ता करने के बाद अमिताश जी रचित को देख बोले, बेटा आज 1 बजे की मीटिंग है तो तुम प्लीज टाइम में आ जाना, इस मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। उनकी बात सुन रचित अपना सर हिला दिया तो अमिताश जी सिया के सर पर प्यार से हाथ रख ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रचित भी सोफे से उठता हुआ बोला, मम्मा मैं भी निकलता हूँ। इतना बोल वो शिवम को देख बोला, तू चलेगा या आज घर पर ही रहना है? उसकी बात सुन शिवम जल्दी से बोला, नहीं यार चलता हूँ ना। ये बोल वो भी उठ गया। सिया उन्हें जाता देख सरस्वती जी से बोली, आंटी जी हमें भी हॉस्टल जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल तो हम भी चलते हैं। उसकी बात पर सरस्वती जी परेशान से बोली,
अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज रहने दो ना, कल से ज्वाइन कर लेना। उसकी बात सुन सिया कुछ बोलती उससे पहले रानी सिया को छेड़ते हुए बोल पड़ी। अरे माँ जाने दो, नहीं तो इसका वो हिटलर बॉस इन्हें छोड़ेगा नहीं, क्यों है न सिया। सिया उनकी बात पर झेप गई। वहीं रचित अपनी गहरी नजरें से सिया को देखने लगा, जो पता नहीं जमीन में क्या ढूंढने में लगी हुई थी। उसमें तो रचित से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वही रानी की बात सुन सरस्वती जी सिया को देख बोली, क्यों मेरी बेटी को सता रही है, पीट जाएगी तू। अरे मान, मैं कहाँ सता रही हूँ, आपकी बेटी है ही डरपोक जो हमारे इतने अच्छे देवर जी से डरती है। अच्छा ठीक है, अब बस कर। उसकी बात सुन सरस्वती जी बोली, और फिर वो रचित की तरफ देखते हुए बोली, बेटा इसे भी हॉस्टल छोड़ देना, तुम लोग भी तो वही जा रहे हो ना। उनकी बात पर रचित सिया को एक नजर देख बाहर निकलते हुए बोला, मम्मा मैं बाहर हूँ, जिन्हें जाना है वो आ सकते हैं। इतना बोल वो निकल गया। वही उसकी बात पर सरू जी चिढ़ते हुए बोली, ये लड़का कभी नहीं सुधारेगा, हमेशा गुस्सा इसकी नाक पर रहता है। उनकी बातें सिया अपना सर झुकाकर चुपचाप सुन रही थी। वो भी अपने मन में बोली, खड़ूस हिटलर कहीं के, अपने घर वालों को तो कम से कम छोड़ देते। वो खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि शिवम रेडी होकर बाहर आया, तो सिया को वही खड़ा देख बोला, गुड़िया चल हमारे साथ। उसके बोलने पर सिया उसके साथ बाहर आए, तो वहां रचित पहले से अपनी कार से टिक कर खड़ा था। उसके एक हाथ में उसका फोन था, जिसमें उसकी नजरें गड़ी हुई थी। उसे ऐसे देख सिया मुंह बना बोली, अजीब इंसान है, हमेशा फोन में घुसना जरूरी है क्या। इतना बोल वो शिवम से बात करते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। इधर रचित जिसका ध्यान फोन में था, उसे सिया का बाहर आने का पता चल गया था। वो अपनी फोन में ही देखते हुए अपनी तिरछी नजरों से सिया के चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था, जिसे देख उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। सिया को अपने पास खड़ा देख वो उसके लिए पीछे का दरवाजा खोल देता है, जिसे देख सिया गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही रचित भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वही शिवम जो वहां खड़ा था, वो हैरान हो रचित को देख रहा था, क्योंकि वो जिस रचित को जानता था, वो कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता था। रचित को देखते हुए वो मन ही मन बोला, भाई तू मान या ना मान, लेकिन तू बदल रहा है। इतना सोचते हुए वो भी आकार आगे की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही रचित कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। ड्राइव करते हुए भी उसका ध्यान पीछे बैठी हुई सिया पर ही था, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। वही शिवम उसकी हरकतों को नोट कर रहा था। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आकर हॉस्टल के बाहर रुकी, तो सिया गाड़ी से उतर शिवम को देख बोली, भाई आप लोग जाए, मैं आ जाऊंगी। इतना बोल वो बिना रचित को एक बार भी देखे अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि रचित की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। सिया के अंदर जाते ही रचित भी वहां से निकल गया। हॉस्टल हॉस्पिटल के कैंपस में ही था, इसलिए उसे सिया की चिंता नहीं थी। इधर सिया अपने रूम में आए और अपना कुछ सामान और कोट ले वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं इधर रचित और शिवम दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। गाड़ी पार्क कर दोनों जैसे ही अंदर गए, सबकी नजरें इन पर चली गई। रचित ने सबको देख बोला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर्स, ये है डॉक्टर शिवम मिश्रा, और ये आज से हम सब लोगों को ज्वाइन करेंगे। मेरी गैर हाजिरी में हॉस्पिटल का काम यही संभालेंगे। उसकी बात सुन सब लोग शिवम का वेलकम करने लगे। थोड़ी देर बाद वो सबसे मिलकर रचित के केबिन में आता है और वहां रखे सोफे पर पसरते हुए बोला, यार यहां आकर लग रहा है जैसे सब मिल गया हो। इतने सालों बाद मेरी गुड़िया मिल गई है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उसकी बात सुन रचित अपनी गीले पड़ते हुए बोला, ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि संजय भाई ने गुड़िया को घर से निकाल दिया। उन्हें जरा सा भी नहीं लगा कि वो मासूम उतनी रात में अकेले कहाँ जाएगी। मुझे उनसे बात कर ये जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था चाची के साथ, जिसके बाद से मेरी हंसती खेलती गुड़िया ऐसे मुरझा गई है। और ऊपर से कल जो उसकी हालत थी ना, वो देख तो मैं और भी डर गया था। भले मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो मेरी गुड़िया है, पर उसकी हालत देख डर गया था मैं। ऐसा लग रहा था जैसे वापस किसी अपने को खो दूंगा। बोलते हुए शिवम के आंखों में आंसू आ गए। वही उसे ऐसे देख रचित उसे गले लगा बोला, शांत हो जाए यार, अब तो सब ठीक है ना, और हम जल्द पता लगा लेंगे कि डॉक्टर मिश्र के साथ हुआ क्या था, क्योंकि मुझे में जानना है उसकी तकलीफ का राज। इतना बोल वो अपने मन में बोला। वही यू की बात सुन शिवम अपने आंसू पोंछे बोला, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गुड़िया को पैनिक अटैक कैसे आने लगे। जब तक मैं वहां था तब तक तो सब ठीक था, फिर अचानक।
उसे ऐसे परेशान देख रचित उसके कंधे पर हाथ रख बोला, रिलैक्स यार, अब तू आ गया है न तो सब ठीक होगा, परेशान मत हो। और रही बात डॉक्टर मिश्रा की, तो वो भी अब बेटर है, इसलिए परेशान होना छोड़ और नॉर्मल रह। वैसे भी उसे अभी तेरी जरूरत है। उसकी बात सुन शिवम अपना सर हिलाया, तो रचित उसे नॉर्मल करने के लिए बोला, वैसे ये सब छोड़ और हॉस्पिटल संभाल तू, मुझे एक मीटिंग के लिए भी निकलना है, तो अब तो यहाँ संभाल लेना, अंडरस्टैंड। उसकी बात पर शिवम अपना सर हाँ में हिला दिया, तो रचित एक जाने से पहले एक राउंड पर निकल गया। शिवम भी उसके जाने के बाद अपने केबिन में चला गया, जो रचिते अपने बगल में बनवाया गया था। इधर सिया हॉस्पिटल आए और अपना सामान रेस्टिंग रूम में लॉकर में रख डॉक्टर्स कोट पहनकर पेशेंट देखने चली गई। वो अभी पेशेंट देख ही रही थी कि रचित वहां आकर उसे देख बोला, डॉक्टर मिश्रा, कल के एडमिट पेशेंट की फाइल लेकर आप मेरे केबिन में आइए। ये बोल वो उसे एक नज़र देख चला गया। थोड़ी देर बाद सिया रचित के केबिन का डोर नॉक करती है, तो रचित उसे अंदर आने को बोलता है। उसकी आवाज सुन दिया अंदर आती है और उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, सर कल की पेशेंट्स की डिटेल इसमें है, आप देख ले। इतना बोल वो रिपोर्ट उसकी टेबल पर रख सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज सुन रचित उसे देखता है, जो अपना सर नीचे किए खड़ी थी। रचित उसे एक नज़र देख वो फाइल देखने लगा। पूरी फाइल देख वो बोला, पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तुम उनके फैमिली की परमिशन से कल के लिए ओटी बुक करवा देना, उनका ऑपरेशन कल होगा। उसकी बात सुन सिया जी बोल जैसे ही जाने को हुई, रचित जल्दी से अपनी सीट से उठ दरवाजे पर हाथ रख उसकी आंख में देख बोला, मिस मिश्रा मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा। उसकी कॉल्ड आवाज सुन सिया की सांसें ही अटक गई। एक तो इसकी इतनी कॉल्ड वॉइस, ऊपर से रचित उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था। सिया ने उसे खुद के नजदीक देख खुद को शांत किया और थोड़ा पीछे घसकने लगी, लेकिन रचित उसे कमर से पकड़ अपने पास करते हुए बोला, क्या मैंने आपको पीछे जाने को कहा। उसकी बात सुन सिया जैसे ही अपनी पलकें उठा सामने देखती है, रचित को खुद के इतना नजदीक देख उसकी पलकें वापस झुक गई। उसकी दिल की रफ्तार उसके करीबी से बढ़ गई थी। वो धीरे से उससे खुद को छुड़ा पीछे जा बोली, सॉरी सर, आप कहे क्या कहना है आपको। उसके बोलने पर रचित उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो उसे खुद की तरफ आता देख सिया घबरा कर पीछे घासकने लगी। वो पीछे जाते हुई दीवार से लग गई तो रचित अपना हाथ दीवार पर उसकी एक साइड रख बोला, आगे से जब तक मैं जाने को ना कहूं आप हिलेंगी भी नहीं, अंडरस्टैंड डॉक्टर मिश्रा। उसे अपने इतने पास देख सिया की तो सांसें ही अटकी हुई थी। वो खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके माथे पर इस वक्त पसीने के कुछ बूंद झिलमिला रहे थे। वही रचित उसे घबराया देख नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। उसकी बातें सुन सिया पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे से बोली, ठीक है सर, अब हमें जाना है, पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। उसके बोलने पर रचित अपना हौंठ हटा लेता है, तो सिया बिना उसे देखे वहां से अपनी सांसों को संभालते हुए भाग गई। उसके ऐसे भागने से रचित के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, आई लाइक दिस गर्ल। सिया रचित को खुद के इतने नजदीक देख एकदम घबरा गई थी। उसके केबिन से आने के बाद तो उसे रचित के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वही रचित को भी एक मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल से ऑफिस निकल गया, जिसका सिया को पता नहीं था। वो पेशेंट देखने में लगी हुई ही थी कि वहां कुछ इमरजेंसी केस आ गए, जो पास में ही एक्सीडेंट होने के कारण थे। बहुत सारे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था, पर हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर्स की शॉर्टेज के कारण उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से रचित भी हॉस्पिटल में नहीं था, जिससे सारी जिम्मेदारी शिवम के कंधे पर आ गई थी। वो लोग पेशेंट देख ही रहे थे। एक बच्चा आकर सिया के पैर पकड़ रोते बोला, दी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, देखो ना वो आंखें नहीं खोल रही है, प्लीज उन्हें बचा लो। उसे ऐसे रोता देख सिया उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा उसे गले से लगा, बोली, बेटा आप शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ आपकी मॉम को, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप यही रुको। ये बोल वो उस बच्चे को एक नर्स को संभालने को बोल उसकी माँ को देखने लगी, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। उसने सब डॉक्टर को देखा, पर सबके बिजी होने के कारण उसने उनको ऑपरेट करने का डिसीजन खुद किया। वो शिवम से एक बार पूछने के लिए भी कॉल लगाती है, लेकिन वो बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाता है। फोन ना उठाने पर वो कुछ सोच खुद ऑपरेशन करने का डिसाइड करती है। उसने ये डिसीजन ले तो लिया था, पर अगर एक गलती भी होती तो उसका करियर दांव पर लग जाता। खैर थोड़ी देर में सारी तैयारी हो चुकी थी।
सिया ने ओरती में जाने से पहले एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत कर ऑपरेशन थिएटर में चली गई। उसे उस बच्ची की माँ में अपनी माँ नजर आ रही थी, जिन्हें वो बचा तो नहीं पाई, पर शायद वो उस बच्चे की माँ को बचाना चाहती थी। अंदर ओरती में को पेशेंट की हालत देख भगवान का नाम ले ऑपरेशन शुरू करती है। करीब 2 घंटे बाद जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है तो सामने बेंच पर उस बच्चे को देख सिया उस तरफ बढ़ जाती है, जो अपना सर घुटनों में छुपा रो रहा था। सिया उसके पास जाकर बैठ उसके सर पर हाथ रखती है तो वो बच्चा अपना चेहरा उठा उसको देखता है। उसने सिया को देख उम्मीद भरी नजरों से बोला, मेरी माँ। उसकी बात सुन सिया उसे अपनी गोद में ले वहीं बैठते हुए बोली, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? उसके बोलने पर वो बच्चा अपनी मासूम आवाज में बोला, दी मेरा नाम सैम है और मैं 3 साल का हूँ। उसके इतने मासूम से बोलने पर सिया मुस्कुरा दी और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, मेरे साथ आओ, आपको भूख लगी होगी ना। उसकी बात पर सैम अपना सर हिला दिया तो सिया मुस्कुराते हुए उसे लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गया। दोनों कैंटीन में पहुंचे तो सिया उसके लिए सैंडविच और मिल्क शेक मंगवाती है। सैम मजे से उसे खाने लगा तो सिया बोली, बेटा आपके फैमिली में कौन कौन है? आप नंबर दे दो, मैं उन्हें फोन कर आपके बारे में इन्फॉर्म कर दूं। उसकी बात सुन सैम का चेहरा उतर गया। उसे उदास देख सिया उसके गालों पर हाथ रख बोली, क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं दी, वो मैं और माँ अकेले ही रहते हैं, हमारा कोई नहीं है। पर कोई नहीं, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने को, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा जैसे वो मेरा रखती है। इतनी छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुन सिया हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्चा कितना समझदार है, जो अपने माँ का ख्याल रखने की बात कर रहा है। सिया मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखती है। खाने के बाद वो उसे अपने हॉस्टल ले गई और उसे वहां छोड़ बोली, सैम तुम यहाँ रहो, मैं शाम तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और हाँ, कल जब तुम्हारी माँ को जब होश आ जाएगा तो हम उनसे मिलने चलेंगे, ओके? उसकी बात पर सैम अपना सर हिला दिया तो सिया वापस वहां से बाहर आ हॉस्टल की वार्डन को उसका ध्यान रखने का बोल हॉस्पिटल आ गई। सैम अक्सर अकेले ही रहता था, इसलिए उसे आदत थी। सिया के जाने के बाद वो आराम से थोड़ी देर सो गया। इधर हॉस्पिटल में भी सब लोगों की कंडीशन पहले से काफी अच्छी थी तो सिया सबको देख थकी हुई शिवम के केबिन में जाकर डोर नॉक करती है। दरवाजा नॉक होते ही शिवम, जो एक पेशेंट की फाइल देख रहा था, वो उसे कम इन बोलता है तो सिया अंदर जाकर खड़ी हो गई और सामने शिवम को देखने लगी, जो अपनी फाइल पढ़ने में लगा था। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आने पर जब शिवम अपना सर उठा देखता है तो सामने सिया को खड़ा देख बोला, अरे गुड़िया खड़ी क्यों है, आजा बैठ यहाँ सोफे पर। उसकी बात सुन सिया वहां रखे सोफे पर बैठ बोली, भाई आप फ्री हो तो हम कहीं बाहर चले। आज मुझे आपके साथ वैसे ही मैगी खानी है, जैसे हम छोटे थे तो खाया करते थे। आपको याद है भाई, में आप और संजय भाई हम तीनों छत पर टेंट लगा कैसे चूल्हे पर मैगी बनाकर खाते थे। तब मैं आपको कहा करती थी कि हम बड़े होंगे न तो हम पहाड़ों में जाएंगे और वहां मैगी खाएंगे, तो प्लीज आप हमारे साथ चले। उसकी बात पर शिवम मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल चलेंगे गुड़िया। उसके इतना बोलते ही सिया मुस्कुरा दी। कुछ देर में दोनों वहां से निकल गए। सिया उसे लेकर एक लोकल स्ट्रीट फूड की दुकान पर गई थी। दोनों ने वहां जाकर गर्मा गर्म मैगी ऑर्डर किया, साथ में चाय भी, और उसके आने का इंतजार करने लगी। वो लोग अपने ऑर्डर का वेट ही कर रहे थे, तभी वहां पर रचित भी आ गया। उसे देख शिवम बोला, चल अच्छा है तू आ गया, मैंने तो सोचा था कि तू नहीं आएगा, नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही ऑर्डर किया है, तो रुक मैं अभी आया। ये बोल वो चला गया। शिवम के जाने के बाद वहां पर सिर्फ रचित और सिया ही थे। सिया वहां अकेले उसके साथ होने से घबरा थी। वो अपनी घबराई नजरों से रचित को देख बोली, हम भाई को देख आते हैं। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रचित उसका हाथ पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, मिस मिश्रा, अगर तुम मेरे यहाँ आने की वजह से अगर जा रही है तो मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन सिया, जो अपना सर झुकाए खड़ी थी, वो मन में बोली, अरे यार, इन्हें कैसे बताऊं कि इनके यहाँ आने से नहीं बल्कि इनके पास आने से मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ही बाहर आ जाएगा इनकी करीबी से। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रचित की आवाज उसके कानों में गई, जिससे उसका ध्यान टूटा। कहाँ खो गई आप डॉक्टर मिश्रा? उसकी बात पर वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही शिवम वहां आ गया। उसे देख रचित ने सिया का हाथ छोड़ दिया तो सिया उससे थोड़ा दूर हो महादेव का शुक्रिया अदा कर बोली,
बचा लिया आपने महादेव, वो खुद में बड़बड़ा रही थी। वही रचित की नजरें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। उसे खाया देख शिवम उसके सामने हाथ हिला बोला, किसे देखने में लगा हुआ है, ज्यादा मत देख कि उसे नजर लग जाए। उसके इतना बोलते ही सिया और रचित दोनों झेप गए। थोड़ी देर में उनकी मैगी आ गई थी तो सब खाने लगे। वही सिया तो मैगी देख सब कुछ भूल अपनी मैगी और अदरक वाली चाय पीने में लगी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा के बीच गरम गरम मैगी उसे अलग ही सुकून दे रहा था। उसके बाल बार बार उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। खाते वक्त थोड़ी सी मैगी सिया के होठों के किनारे पर लग गई थी, जो बार बार रचित का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। रचित की तो नजरें ना चाहते हुए भी बार बार उसके होठों पर जा रही थी जिस पर मैगी लगा हुआ था। वही सिया के चेहरे इस वक्त दुनिया जहां का सुकून था, जिसे देख वो उसके मासूम से चेहरे में ही कहीं खो गया था। उसने देखा तो शिवम का ध्यान कहीं और था, जिसे देख वो धीमे से आगे बढ़ सिया के होठों से मैगी हटा देता है। वही उसके हाथों के स्पर्श को अपने होठों पर महसूस कर सिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गया। ये रचित का पहला स्पर्श था जिसे सिया ने अपने अंदर तक महसूस किया था। वो अपनी आंखें बंद किए खड़ी हो अभी भी उसी पल में खोई हुई थी। तभी शिवम की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वही रचित जो अपने फोन में बिजी होने का दिखावा कर रहा था, उसकी तिरछी नजर सिया पर ही थी। उसकी प्रतिक्रिया देख वो तिरछे से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में उन्होंने खा लिया। वही सिया शिवम से पूछना चाहती थी कि रचित यहाँ क्या कर रहे हैं, पर रचित के होने की वजह से वो कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप वहां आसपास प्रकृति को देख रही थी। वही वो दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे। उन्हें बिजी देख सिया ने सैम के लिए मैगी पैक करवा ली। फिर थोड़े समय बाद वो लोग वहां से घर जाने के लिए निकल गए। घर जाते वक्त रचित अपनी कार लाया था तो वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। वही सिया और शिवम दोनों अपनी गाड़ी से जाने वाले थे। तभी शिवम को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आया, जिसे देख वो बोला, रचित तू गुड़िया को लेकर निकल, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। और हाँ, इसे घर लेकर ही जाना। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही शिवम की बात सुन सिया कुछ बोलने को हुई, पर तब तक वो जा चुका था। वही उसे ऐसे खड़ा देख रचित गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस मिश्रा आपको यही रहना है या चलेंगी? उसके इतना बोलते ही वो तुरंत आकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही रचित उसे एक नजर देख गाड़ी आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते सिया की नजरें खिड़की के बाहर थी। उसने एक बार भी रचित की तरफ नहीं देखा था। उसकी करीबी से उसे सिया की धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिसे संभाल वो चुपचाप बैठी हुई थी। वही अभी थोड़ी देर पहले की रचित की हरकत बार बार उसके आंखों के सामने घूम रही थी, जिससे उसको घबराहट हो रहा था। जब रचित गाड़ी घर की तरफ मोड़ने को हुआ, तब सिया धीमे से बिना उसकी तरफ देख बोली, हमें हॉस्टल छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन रचित की आईब्रो सिकुड़ गई। वो उसे अपनी टेढ़ी नजरों से देख बोला, मुझे शिवम ने आपको घर ले जाने को कहा है, तो आप वही चल रही है, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर हम वहां ऐसे कैसे रह सकते हैं? नहीं, आप हमें हॉस्टल ही छोड़ दे, हम वहां नहीं रह सकते। उसकी बात सुन सिया परेशान हो बोली, तो रचित अपनी गाड़ी रोक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस मिश्रा, आप हॉस्टल में नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ दीवान मैंशन में ही रहेंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। उसकी बात सुन रचित हल्के गुस्से में बोला, तो वो खामोश हो गई। पर रचित की बात सुन उसकी हॉट बीट जरूर बढ़ गई थी। रचित को गुस्से में देख सिया को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी हॉस्टल के बाहर रुकती है, तो सिया बिना उसे एक नजर देख गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। वही उसे जाते देख रचित अपने मन में बोला, उस दिन की घटना के बाद आपका अकेले रहना सेफ नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप मेरी नजरों के सामने रहे। इतना बोल वो गाड़ी के बाहर आ खड़ा हो उसके आने का इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद वो बाहर आए तो उसके हाथ में एक बैग था और साथ में उसने एक हाथ से सैम को पकड़ रखा था। उसको देख रचित उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, तो सिया उसे एक नजर देख बिना कुछ बोले आकर बोल गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही सैम सिया को देख बोला, दी हम कहाँ जा रहे हैं, मैं मम्मा से कब मिलूंगा? उसकी बात पर सिया मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख बोली, बहुत जल्द, अभी आप मेरे साथ चलो, कल मैं आपको आपकी मम्मा से जरूर मिलवा दूंगी, समझे? सैम उसकी बात पर अपना सर हिला दिया, तो सिया उसके लिए लाई हुई मैगी उसे दे बोली, आपको भूख लगी है ना, ये आपके लिए। सैम मैगी देख खुश हो गया और मजे से उसे खाने लगा। वही रचित दोनों को देख गाड़ी में आकर बैठा और वहां से घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। तीनों जैसे ही अंदर गए,
सबकी नजरों इन पर जाकर थम गई, जिससे सिया थोड़ी असहज हो गई। शिवम भी घर आ चुका था, इसलिए वो सैम को देख रानी को उसे अंदर ले जाने को बोल सिया की तरफ देख बोला, ये कौन है गुड़िया? उसके पूछने पर सब दिया को देखने लगे जवाब के लिए। शिवम की बात सुनकर रानी सैम को आर्यन के रूम में छोड़कर वापस नीचे आ जाती है। वो जब बाहर आए तो सिया सबको देख एक गहरी सांस ले हॉस्पिटल में हुई सारी बातें बताती है। सब कुछ जानने के बाद सरस्वती जी बोली, बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती। उनकी बात सुन सिया थोड़ी निश्चित हुई थी। वही रचित सिया की बातें सुन अपने मन में सोचने हुए बोला, आखिर क्या जरूरत थी इसे बिना पूछे सर्जरी करने की? अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो इसे हमेशा खुद से ज्यादा दूसरे की फिक्र ही लगी रहती है। इतना बोल वो उसे एक नजर देख अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद शिवम सिया को देख सरस्वती जी से बोला, माँ ये तो आने के लिए रेडी नहीं थी, मैं कितनी मुश्किल से इसे यहाँ रहने के लिए मनाया हूँ। उसकी बात सुन सरू जी हल्की नाराजगी से सिया को देखते हुए बोली, क्यों बेटा, क्या आपका हम अच्छे नहीं लगे जो आप यहाँ नहीं आना चाहती थी? उनकी बात सुन सिया जल्दी से उनके पैरों के पास बैठ उनका हाथ पकड़ बोली, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हम यहाँ कैसे, ये तो सर का घर है ना, तो बस इसलिए। इतना बोल वो अपना सर झुका ली। वही उसकी बात सुन सरू जी उसके गालों को प्यार से छूती हुई बोली, बेटा ये घर जितना तेरे सर का है ना उतना ही तेरे भाई का भी है, समझी? इसलिए बिना ज्यादा सोचे यहाँ आराम से रहो। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना अमिताश जी? उनकी बात सुन अमिताश जी मुस्कुरा कर बोले, अरे बिल्कुल बेटा, तुम यहाँ आराम से रहो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत ही तो हमें बताना, और अगर वो बदमाश तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, हम मिलकर उसकी क्लास लगाएंगे। उनकी बात सुन सब खिलखिला दिए। वही सिया मुस्कुरा कर बोली, जी अंकल। थोड़ी देर सब लोग वहां बैठे चाय पीने लगे। वही शिवम अपने रूम में फ्रेश होने चला गया था। चाय नाश्ते के बाद रानी ने सिया को उसका रूम दिखा दिया, जो रचित के रूम के बिल्कुल सामने था। रानी उसे रूम दिखा कर जा चुकी थी। वही उसके जाने के बाद सिया चारों तरफ अच्छे से कमरे को देखने लगी। रूम हल्का छोटा पर बेहद खूबसूरत था। इधर रचित जैसे ही फ्रेश हो बाहर आया, उसकी नजर अपने सामने वाले रूम में खड़ी सिया पर गई, जो अपने रूम देखने में लगी हुई थी। दरवाजा खुले होने के कारण वो उसे साफ साफ दिख रही थी। उसे एक नजर देख रचित रेडी हो अपने रूम से बाहर निकल गया। वही सिया भी जल्दी से फ्रेश हो नीचे चली गई थी। रात में सिया ने सैम और आर्यन दोनों को जल्दी ही खिलाकर सुला दिया था। आर्यन तो जब से स्कूल से आया था तब से सैम और सिया के साथ ही खेलने में लगा हुआ था, इसलिए उसने दोनों को जल्दी खिलाकर सुला दिया और खुद भी वही पलंग से टेक लगाए बैठी सो गई थी। वही रानी जब अपने काम से फ्री हो दोनों को देखने रूम में आए तो तीनों को सोया देख मुस्कुरा कर बोली, सच में लाडो, आपके आने से इस घर में जान आ गई है। आर्यन भी कितने काम वक्त में आपसे बहुत घुल मिल गया है। ये जल्दी किसी के हाथ से नहीं खाता है, पर तुम्हारे साथ तो ये बिना नौटंकी किए ही खा लिया। वो अपने धुन में बोल ही रही थी कि सिया की नींद खुल गई। वो रानी की बातें सुन मुस्कुरा कर बोली, ये इतना प्यारा है नदी कि मेरा मन ही भी होता इसे अकेले छोड़ने का। इतना बोल वो प्यार से आर्यन और सैम के सर को चूम लेती है। उसकी इस हरकत पे रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम उठ गई थी, खाने के लिए चले? उसकी बात सुन सिया अपना सर हिला दी। थोड़ी देर में वो लोग नीचे डाइनिंग पर खाने के लिए आ जाते हैं। वहां पर सभी घरवाले पहले से ही बैठे हुए थे। वही सरू जी सबको खाना परोस रही थी। उन्हें काम करते देख सिया उनके पास आ बोली, आंटी जी आप बैठिए, हम लगा देते हैं। अरे पर बेटा तुम क्यों, हम लगा रहे हैं, तुम बैठो ना, आज ही तो आए हो और अभी से काम में लग गई, तुम बैठो। उनकी बात सुन दिया कुछ बोलती कि रानी होली है, लाडो तुम बैठो, हम परोस देते हैं। इतना बोल वो जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगी। वही उनकी बात सुन सिया भी सबके साथ बैठ गई। थोड़ी देर में सबने खाना शुरू कर दिया था, लेकिन सिया तो बस चुग रही थी। अपने सामने रचित को देख उससे मुश्किल से निवाला कंठ से उतर रहा था। उसे इतना धीरे खाते देख सरू जी एक कटोरी में खीर निकाल सिया को दे बोली, बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। उनकी बात सुन सिया जल्दी से उनके हाथ से कटोरी ले जैसे ही खीर खाती है वो अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बोली, बहुत टेस्टी है आंटी, थैंक यू। उसकी बात सुन शिवम बोला, गुड़िया सिर्फ खीर ही नहीं
माँ सारा खाना ही टेस्टी बनाती है, तुम यहाँ रहोगी ना तो माँ के हाथ का खाना खाकर ही उनकी फैन हो जाओगी। बिल्कुल भाई, हम तो आंटी के हाथ का खाना खाएंगे भी और उनसे बनाना नहीं सीखेंगे। आप हमें सिखाएंगी ना आंटी। सिया शिवम की बात सुन उम्मीद भारी नजरों से सरस्वती जी को देख बोली, तो वो उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल बेटा। वही सिया की बातें सुन सब उसे ही देख रहे थे, तो वो सबको खुद को देखते देख अपना सर झुका बोली, वो हमने कभी खाना नहीं बनाया है न, इसलिए हमने आंटी को कहा बस हमें थोड़ा मोड़ा ही बनाना आता है। ये बोलते वक्त वो उदास हो गई थी। वही रचित भी उसके चेहरे पर उदासी देख रहा था। अरे कोई बात नहीं लाडो, हम और माँ मिलकर आपको सब कुछ सिखा देंगे, रानी प्यार से बोली, तो सिया मुस्कुरा दी। वही रचित जो उसके चेहरे पर उदासी देख रहा था, उसे भी सिया को मुस्कुराते देख राहत मिली थी। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाकर अपने रूम में चले गए। वही सिया रानी के मना करने के बावजूद उसकी हेल्प करने लगी। रानी ने जल्दी से बर्तन साफ कर दिए तो वही सिया ने किचन को अच्छे से साफ कर सब कुछ जगह पर रख दिया। दोनों अपना काम खत्म कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुड नाइट बोल अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वही रचित जब से अपने कमरे में आया था तब से बेचैन घूम रहा था। उससे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो जल्दी से सिगरेट निकल अपने होठों के बीच रख लिया और बालकनी में जाकर पीने लगा। सिया जो अपने कमरे में जाती थी, उसने जैसे ही रचित के रूम में से धुएं को आता देखा तो वो हल्के से उसके दरवाजे को धक्का दे अंदर देखती है। इस वक्त रचित का पूरा रूम धुएं से भरा होता है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। सिया जल्दी से अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध जैसे ही अंदर गई, बालकनी की तरफ से स्मेल आता देख वो उस तरफ चल दी। इधर रचित 3-4 सिगरेट पी चुका था। उसे ये आदत अभय के जाने के बाद से लगी थी। जब भी वो बेचैन होता था तब उसे इसकी तलब लगती थी। सिया जो अभी वहां आई थी उसे सिगरेट पीते देख धीरे से बोली, सिगरेट पीना बुरी बात होती है। उसकी आवाज सुन रचित उसकी तरफ देख बोला, तुम मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के कैसे आए? उसकी बातों को इग्नोर कर सिया उसके पास आ उसके हाथों से सिगरेट छीन पास में रखे डस्टबिन में फेंक बोली, ये हेल्थ के लिए खराब होता है सर, आप डॉक्टर होकर ये नहीं जानते। उसकी ऐसी हरकत पर रचित को गुस्सा आ गया। वो सिया की एक बाजू को कास के पकड़ अपने पास खींचता है, जिससे सिया उसके सीने से लग गई। वो उसके ऐसा करने पर हैरान सी रचित को देख रही थी। रचित उसकी आंखों में देखते हुए हल्के गुस्से से बोला, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मुझे कोई मेरे मामले में कोई घुसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अंडरस्टैंड? तुम यहाँ सिर्फ शिवम की बहन होने के नाते ही आए हो, तो उसकी बहन बनकर ही रहो। मेरी बीवी बनाने की कोशिश मत करो। एंड से मेरे मामले में घुसने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? इतना बोल वो उसे झटके से छोड़ देता है। सिया उसके ऐसे छोड़ने से हल्का लड़खड़ा गई, पर खुद को संभाल बोली, हमें आपके मामले में घुसने या आपकी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है सर। हमने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इसे पीकर न सिर्फ आप खुद को बल्कि अपने पास के लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आपको पता है न, घर में 2 बच्चे भी हैं, उनकी हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने इसे दोबारा पिया ना तो हम जाकर सबको इसके बारे में बता देंगे, हम बोल देते हैं। उसे पहली बार ऐसे बेझिझक बोलता देख रचित तो हैरान ही था, पर फिर अचानक उसके होठ पर हल्की स्माइल आ गई। वो सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, रियली मिस मिश्रा, आपको लगता है कि आप यहाँ से बिना मेरी परमिशन के जाकर घर वालों को कुछ भी बता सकती है? बिल्कुल, हम अभी जाकर। सिया इतना बोली थी कि सामने रचित को ऐसे खुद के पास आता देख उसकी तो आवाज ही गले में अटक गई। वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोल ही रही थी कि रचित उसके पास आ उसके होठ पर अपनी उंगली रख बोला, आपको बताना है न, घर वालों को तो जाकर बताएं। इतना बोल वो शरारत से मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। वही सिया की उसे अपने नजदीक देख जान ही अटकी पड़ी थी। वो उसे अपने इतने पास देख कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो रचित के पीछे देखती हुई चीखी, छिपकली। उसके ऐसे चिल्लाने से रचित का ध्यान उस पर से हट गया, जिसका फायदा उठा सिया जल्दी से वहां से भागते हुए दरवाजे के पास आई और उसे देख बोली, सर हम सबको बता देंगे, अगर आपने सिगरेट नहीं छोड़ा तो, और ये हमारी धमकी नहीं है, हम कर भी सकते हैं। इतना बोल वो वहां से भाग अपने रूम में आ गई। इधर रचित को जैसे ही होश आया कि सिया उसे उल्लू बनाकर भागी है, वो झुंझलाते हुए बोला, पागल लड़की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे धमकी देती है, जाकर मम्मा को बता फंगी। पता नहीं अभी ये हाल है,
तो शादी के बाद मेरा ये क्या करेगी? वो इतना बोला ही था कि हड़बड़ाते हुए बोला, ओह गॉड, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ना मुझे सच में पागल कर देगी। तुम्हें तो मैं कल छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर मिश्रा। इधर सिया भागकर अपने रूम में आए और अपने दिल पर हाथ रख बोली, है महादेव, इन्होंने तो आज हमारी जान ही अटका दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमें सही समय पर छिपकली का आइडिया आया और वो काम भी कर गया, वरना सिया बेटा, आज तो तेरी लंका लगनी तय थी। उनकी आंखों को देख तो लग रहा था जैसे वो घूर कर ही हमारा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। शुक्रिया महादेव, आपने हम बचा लिया। वैसे मैं आज तो बच गई, पर ये हिटलर मुझे कल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोल वो परेशान हो सर पकड़ पलंग पर बैठ गई। शायद वो रचित को मन ही मन पहली नजर से ही पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात का उसको अंदाजा नहीं था। वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही सोचते हुए थोड़ी देर बाद वो बेड पर आकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह सुबह सिया की जब आंख खुली तो खुद को नए जगह पर देख हड़बड़ा गई। फिर खुद को नॉर्मल कर उठते हुए जल्दी से अपने कपड़े ले बाथरूम में तैयार होने चली गई। वो रेडी होकर नीचे आई तो हॉल में इस वक्त सिर्फ रानी और सरस्वती जी ही थे। उन्हें देख वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है तो उन्होंने भी उसे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। रानी सुबह आर्यन का टिफिन बना रही थी, वही सरस्वती जी कुछ काम कर रही थी। उन्हें अकेले काम करता देख सिया बोली, आंटी हम मदद कर दे प्लीज, मना मत करिएगा। उसकी बात पर उन्होंने उसे टेबल पर प्लेट लगाने को कहा तो सिया उनकी मदद करने लगी। सब सेट कर वो किचन में आए तो रानी पोहे की तैयारी कर रही थी। उन्हें देख वो बोली, दी अगर आप कहें तो हम बना दे। उसकी बात सुन रानी उसे देखते हुए बोली, मगर लाडो आपको तो खाना बनाना नहीं आता है ना? दी कुछ चीजें आती है बनाना हमें, जैसे पोहा चाय हम बना दे, पर लाडो रचित को किसी और की हाथ के पोहे पसंद नहीं आते हैं। उसे पता चलेगा तो गुस्सा करेगा। उसकी बात सुन रानी परेशान हो बोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सियाव को उससे डांट पड़े। आप बता से हम वैसे ही बना देंगे। सिया उसे परेशान सा खोए हुए देखते हुए बोली, तो उसकी बात पर रानी उसे सब कुछ समझा देती है। अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना, समझी ना? तुम पोहे बन दो, मैं चाय बना देती हूँ। आप रहने दे दी, हम बना देंगे चाय। आज हमारे हाथ की पी लीजिएगा, दिया प्यार से बोली तो रानी मना नहीं कर पाए। थोड़ी देर में सिया भी जल्दी से सबके लिए पोहे बनाती है, उसके बाद चाय चढ़ा देती है। कुछ ही समय में सारा खाना रेडी हो गया था तो दोनों ने मिलकर उसे डाइनिंग पर लगा दिया। इधर रचित सुबह उठकर मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए गया था। उसकी ये रोजाना की आदत थी। वो जॉगिंग से जब वापस आया तो पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। वो अंदर आया और आदत के मुताबिक किचन में घुसते हुए बिना किसी को देखे बोला, भाभी मेरा प्रोटीन शेक। वो इतना बोला ही था कि उसकी नज़र सामने खड़ी सिया पर गई। उसे देख एक पल तो उसकी नज़रें उस पर थम सी गई। सफेद लिंक के सूट में वो खूब निखती हुई लग रही थी। थोड़ी देर में बर्तन की खातर पटक की आवाज से उसका ध्यान टूटा तो उसे किचन में देख वो बोला, मिस सिया आप यहाँ, भाभी कहाँ है? उसकी आवाज सुन सिया यकी तरफ मुड़ी तो उसे देख जल्दी से बोली, वो सर एक्चुअली आर्यन को स्कूल के लिए रेडी करना था तो दी उसके रूम में गई है। आपको कुछ चाहिए था क्या? उसके पूछने पर रचित उसे देखते हुए बोला, हाँ वो मुझे प्रोटीन शेक चाहिए था, खैर तुम रहने दो। उतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ, सिया की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। अगर आप कहें तो हम बना दे, अगर आपको बुरा न लगे तो। उसकी बात पर रचित एक नज़र उसे देख अपना से हिला के वहां से चला गया। वही सिया उसे जाता देख मन में बोली, इतने भी खड़ूस नहीं है ये बोलते हुए वो मुस्कुरा कर उसका प्रोटीन शेक बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो प्रोटीन शेक रेडी कर बोली, ये तो हमने बना दिया, लेकिन उन्हें देंगे कैसे? खैर बेटा सिया, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुझे ही उन्हें ये देने जाना पड़ेगा। चल लग जा अपने मिशन पर, क्योंकि ये तेरे लिए किसी मिशन से कम थोड़ी है। इतना बोल वो अपने कदम रचित के रूम की तरफ बढ़ा दी। सिया प्रोटीन शेक लेकर रचित के रूम के पास आए तो बाहर से दरवाजा बंद देख उसे खटखटा बोली, सर आपका प्रोटीन शेक। उसकी आवाज सुन रचित बोला, अंदर आ जाओ। सिया अंदर आई और प्रोटीन शेक टेबल पर रख बोली, सर आपका प्रोटीन। रचित उसकी बात सुन बिना उसे देखे, हम ठीक है रख दो, अब तुम जा सकती हो। उसके ऐसे बोलने पर सिया वहां से बाहर निकलते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी, हूँ किस किस्म के इंसान है, न सॉरी न थैंक यू, कम से कम थैंक यू तो बोल सकते थे न, पर नहीं, थैंक यू बोलने पर इनको हिटलर की गैंग से बेदखल कर दिया जाएगा न, खड़ूस कहीं के। इतना बोल वो नीचे आई और सबको चाय देती है।
सब लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ चुके थे। आज सिया ने सरस्वती जी को पहले ही टेबल पर बैठा दिया था। वो और रानी मिलकर सबको खाना परोस रही थी। आर्यन और सैम तो अपने लंच में फेवरेट खाना देख जल्दी जल्दी खाने लगे। वही रचित अभी तक नीचे नहीं आया था। सिया रानी को खड़ा देख बोली, भाभी आप भी बैठो ना, हम परोसते हैं। उसके बोलने पर रानी भी बैठ गई। सिया ने उन्हें भी खाना परोसा और जैसे ही खुद बैठने को हुई उसे सामने से रचित आता हुआ दिखा। उसे देख रानी बोली, अरे रचित बैठो, मैं निकालती हूँ तुम्हारा नाश्ता। इतना बोल वो जैसे ही उठने को हुई सिया उसे देख बोली, भाभी आप कहें तो हम निकाल दे। उसकी बात सुन रचित की नजरें उसकी तरफ उठ गई। वो उसे देखने लगा। वही रानी सिया की बात सुन मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं लाडो, तुम ही निकल दो। उनके इतना बोलते ही रचित अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वही सिया उसके लिए प्लेट में पहले पोहे, उसके साथ 2 रोटी और साथ में आलू मटर की सब्जी सर्व कर दी। रचित का आलू मटर फेवरेट था। खाना देख वो एक नज़र सिया को देखता है और अपना खाना शुरू करता है। उसने जैसे ही पोहे की एक बाइट खाए, सुकून से उसकी आंखें बंद हो गई। फ्लैशबैक। एक लड़की जो अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधे हुए थी, वो अपने खड़े खड़े लड़के को देख बोली, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया आपका। अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा। सकी बात पर वो लड़का शरारत से उसे देख बोला, अरे मोहतरमा इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप हमारी मदद करना चाहती है तो हमें अभी भूख लगा हुआ है और होटल का खान खाकर मैं ऊब चुका हूँ, कुछ घर का मिल जाता तो। उसकी बात पर वो लड़की अपने बैग से एक टिफिन निकाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा लंच है, अगर आप चाहे तो खा सकते हैं, हमारी माँ ने ये बनाया है। उसके बोलने पर वो लड़का उसके हाथ से लंच ले जल्दी से उसे खोलता है तो उसमें पोहा देख बोला, वाओ पोहा, ये तो मेरा फेवरेट है। इतना बोल वो जल्दी से उसमें से एक चम्मच खा लेता है। पोहा खाते ही वो लड़का सुकून से अपनी आंखें बंद कर बोला, वाओ सो यम्मी, मैंने आज तक इतना टेस्टी पोहा नहीं खाया था, थैंक्स फॉर दिस। उसकी बात पर वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं सर। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही वो लड़का पोहा खत्म कर उस टिफिन को देख बोला, उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात हो मिस अजनबी। ये बोल वो मुस्कुराते हुए अपने होटल की तरफ चला गया। वो यहाँ वैकेशन पर अपने दोस्तों के साथ आया था। फ्लैशबैक खत्म। रचित ये अब याद करते हुए वो पोहा पूरा खत्म कर देता है। वही अमिताश जी भी खाना खा बोले, रानी बेटा आज पोहा और चाय बहुत अच्छा बना था, मजा आ गया खाकर, ऐसे ही बनाया करो न डेली। उनकी बात सुन रानी मुस्कुरा कर बोली, वो तो अच्छा होगा है न डैड, क्योंकि आज पोहा और चाय सिया ने जो बनाया था माँ। उसकी बात पर अमियाश जी मुस्कुराकर सिया के सिर पर हाथ रख बोले, बहुत अच्छा था बेटा नाश्ता। उनकी बात सुन सिया मुस्कुरा दी। वही शिवम भी बोला, हाँ गुड़िया सच में बिल्कुल चाची के जैसे बनाती है तू पोहे। खाकर उनकी याद आ गई। सबकी बात सुन आर्यन और सैम भी बोले, दी सच में बहुत टेस्टी है, आप हमें रोज बना ये कर खिलाओगे ना। सिया उनके ऐसे बोलने पर प्यार से उनके गाल छू कर बोली, बिल्कुल बच्चों, मैं डेली आपके लिए बना दूंगी, खुश। उसकी बात पर दोनों खुश हो गए तो रानी बोली, सच में लाडो, बहुत अच्छे बनाए थे तुमने, तभी तो देखो ये बदमाश पहली बार बिना कोई नखरे के खाया है, और किसी और की प्लेट भी आज बहुत अच्छे से खा ली है ना माँ। रानी रचित की तरफ देखते हुए बोली, जिसका मतलब समझ रचित वहां से उठते हुए बोला, मैं आता हूँ। इतना बोल वो एक नज़र सिया को देख अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी हरकत पर रानी और सरस्वती जी मुस्कुरा दिए। वही नाश्ते के बाद आर्यन शिवम को देख बोला, चाचू आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलोगे ना। उसकी बात सुन शिवम उसे अपनी गोद में उठा बोला, बिल्कुल मेरे चैंप आ जाओ, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। इतना उसे बोल वो सिया को देख बोला, गुड़िया आज तो रचित के साथ आ जाना, मैं हॉस्पिटल में तुझे मिलता हूँ। इतना बोल वो सिया की बिना कोई बात सुने वहां से आर्यन को लेकर निकल गया। वही सिया रचित के साथ अकेले जाने का सुन ही डर गई थी। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि सैम बोला, दी मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे मम्मा से मिलना है। उसके इतना बोलते ही वो राहत की सांस लेते हुए मन में बोली, बच गए आज तो। फिर उसके सर पर हाथ घुमा बोली, बिल्कुल चलेंगे आपकी मम्मा से मिलने, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। इतना बोल वो अपना पर्स लाने रूम में चली गई। थोड़ी देर में तीनों रचित के कार में थे। शिवम ने पहले ही रचित को दिया को लाने को बोल दिया था। उनके गाड़ी में बैठते ही रचित ने गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। आज मजबूरी में ही सही पर सिया रचित के बगल में बैठी थी। पूरे रास्ते सैम कुछ न कुछ बोल रहा था।
जिससे ना चाहते हुए भी सिया के फेस पर स्माइल थी। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही रचित ने गाड़ी रोकी, सिया का सर आगे आ गया। वो जैसे ही डैशबोर्ड से टकराने को था, वैसे ही रचित अपना हाथ उसके माथे के आगे कर दिया। रचित के हाथों के छुएन से सिया अंदर तक कांप गई। उसने खुद को संभाला और नीचे उतर पीछे बैठे सैम को भी उतारी। तब तक रचित भी बाहर आ गया था। उसके आते ही तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर बैठे नर्स की नजर जैसे ही सामने से आते सिया और रचित पर गई, वो उन्हें साथ देख बोली, हाय कितनी सुंदर जोड़ी है न, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। उसकी बात पर उसके बगल में बैठी नर्स बोली, क्या कुछ भी बोल रही है? सर ने सुन लिया तो पता है न क्या आफत आएगी। नौकरी से जाना है क्या तुझे? उसकी बात पर वो पहली वाली नर्स बोली, अरे जो भी हो, पर ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। जहां हमारे सर ज्वालामुखी है, वहीं हमारी डॉक्टर सिया शीतल जल, जिसके असर से ज्वालामुखी भी शांत होने लगता है। अगर दोनों साथ आ जाए तो क्या गजब का सॉलिड केमिस्ट्री होगी दोनों की। हमारे सर के गुस्से को सिया मैम अपने शीतल जल से ही शांत कर देंगी। मजा आएगा ना। उसकी बात पर बगल वाली नर्स उसके सर पर चपत लगा बोली, उनका तो नहीं पता, पर अगर तू अभी काम पे ध्यान नहीं गई देगी ना, तो सर अपने गुस्से से तुझे जरूर बाहर कर देंगे। और अभी मैं भी उन्हें शांत नहीं कर पाएगी, समझी? इसलिए जल्दी से जाकर काम कर, बड़ी आई जोड़ी बनाने वाली। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही उसके जाने के बाद वो नर्स खुद में बोली, तू देख लेना मनोरमा, इनकी जोड़ी जरूर बनेगी। आज तक मेरा बनाया हुई जोड़ी कभी अलग नहीं हुए हैं, और इन्हें साथ देख तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, भगवान उनकी जोड़ी जरूर बनाएंगे। इतना बोल वो भी अपने काम में लग गई। हॉस्पिटल पहुंच रूही सैम को लेकर अपने केबिन में चली गई। वो सैम को वहां बैठा बोली, सैम तुम यही बैठी, हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर आपको आपकी मम्मा से मिलवाने ले चलेंगे। सिया की बात सुन सैम अपना सर हिला दिया तो सिया उसे वही बैठा अपना फोन दे वहां से बाहर आई और बाहर खड़ी एक नर्स को उसका ध्यान देने का बोल राउंड पर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और सैम को लेकर उस लेडी के पास गई जिसका कल उसने ऑपरेशन किया था। उस लेडी को देख सैम भागते हुए उसके पास आ बोला, मम्मा आप ठीक हो गए, आपको दर्द नहीं हो रहा है ना, आप ठीक हो ना? सैम की बात सुन वो लेडी उसे देख बोली, तुम कौन हो बेटा, और तुम मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हो? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। सैम उस लेडी के मुंह से ये सुन रोने लगा। वो उससे लिपटते हुए बोला, मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो आपका बेटा हूं ना। मम्मा मैं कोई बदमाशी भी नहीं करूंगा, नहीं कोई जिद करूंगा, आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा, प्लीज आज मुझसे गुस्सा मत हो। ये बोल वो जोर जोर से रोने लगा, पर उस औरत को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो उस बच्चे को खुद से झटके से छुड़ाती है। वो गिरता उससे पहले सिया सैम को पकड़ बोली, आप ठीक हो ना बेटा? पर सैम बस रोते हुए अपने सामने लेडी को देख मम्मा मम्मा बोल रहा था, पर उस औरत को तो जैसे कोई फर्क ही भी पड़ रहा हो उसके ऐसे रोने से। उस लेडी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ना आता देख सिया सैम को अपनी गोद में उठा बाहर ले गई और एक बेंच पर बैठा बोली, सैम रोना बंद करे और हमारी तरफ देखो। उसके बोलने पर सैम अपनी आंखें उठा उसे देखता है। उसकी आंखें लगातार रोने से एकदम लाल हो गई थी और सूज गई थी। उसे ऐसे देख सिया का दिल पिघल गया और वो उसे अपने सीने से लगा बोली, प्लीज मत रोना बच्चे, अगर आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। शायद आपकी मम्मा को आप याद नहीं हो, इसलिए उन्होंने आपको पहचानने से मना कर दिया। आप देखना मैं उन्हें दवाई दूंगी ना, तो उन्हें आप याद आ जाओगे। इसलिए अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ, समझे? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। सैम उसकी बात सुन अपने आंसू पोंछ बोला, सच्ची दी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी ना, मैं उन्हें याद आ जाऊंगा ना। उसके इतने मासूमियत से बोलने पर सिया उसे अपने गले लगा। मन ही मन बोली, ये कैसे हो सकता है, उनकी सर पर तो चोट भी नहीं लगी थी, फिर उनकी याददाश्त कैसे जा सकती है? मुझे पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। हो ना हो कोई बात तो जरूर है जो हमें दिख नहीं रही है। थोड़ी देर बाद वो सैम को लेकर एक चिल्ड्रेन वार्ड में आए जहां और भी बच्चे थे। सैम तो सब कुछ खुशी से देख रहा था। सिया वहां आए और एक नर्स को उसका ध्यान रखने को बोल उसके पास आ बोली, सैम अभी हम कुछ देर के लिए काम से जा रहे हैं, तब तक आप यहाँ इन बच्चों के साथ खेले, हम जल्दी आ जाएंगे। सैम उसकी बात पर अपना सर हिला दिया तो सिया नर्स को उसका ख्याल रखने का बोल बाहर चली गई। उसे सैम की मदर का सच जानना था। वो वहां से निकल सीधे जनरल वार्ड में आई और एक एक कर सभी पेशेंट को चेक आखिरी में कर सैम की मदर के पास आई और उन्हें चेक कर बोली, मैम आपको याद है कि आज कौन सी डेट है?
उसके पूछने पर वो सही जवाब बताई तो सिया अपने मन में बोली, इन्हें तो सब याद है, फिर उन्होंने सैम को पहचानने से मना क्यों कर दिया। इतना सोच वो वापस उन्हें देख बोली, मैम सैम तो आपका बेटा है ना, तो आपने उस क्यों नहीं पहचाना, वो कितना रो रहा था। उसकी बात पर वो लेडी बोली, अरे नहीं डॉक्टर, वो भले ही मेरा बेटा है, पर मैंने उसे जन्म सिर्फ उसके बाप की प्रॉपर्टी के लिए दिया था, ताकि मैं जब भी वापस अपने पति से मिलूं तो उन्हें ये बच्चा दिखा, ये बता सकूं कि ये हमारा बच्चा है। पर उन्होंने तो इसे अपनाने से साफ मना कर दिया, इसलिए अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो मेरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लीज उसे कहीं अनाथ आश्रम में भेज देना, वो अब मेरा कोई नहीं है। उसकी बातें सुन सिया के पास कुछ बोलने को कुछ नहीं बचा था। वो अपनी भारी कदमों से बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके दिमाग में उस लेडी की कई बातें घूम रही थी। वही रचित जो अभी किसी सर्जरी से बाहर आया था, उसका ध्यान सिया पर चला गया। वो उसे ऐसे बैठे देख वाले पास आ बोला, डॉक्टर मिश्रा कम इन माई कैबिन राइट नाउ। इतना बोल वो अपने कानों की तरफ बढ़ गया। वही सिया उसके बोलने पर होश में आए और उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ खड़ी हो गई। वो चल तो रही थी, पर उसका ध्यान अभी भी सैम में और उसकी मॉम की बातों में लगा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि उसके चाचा ने उसे बताया था कि उसकी मॉम भी उसे जन्म देने के बाद ही छोड़कर चली गई सिर्फ पैसों के लिए। ये सब याद आते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। वही रचित उसे 2-3 बार आवाज दे चुका था, पर उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स न देख वो अपना चेहरा उठा देखता है तो उसे खोया देख वो उसके पास जा जैसे ही उसके कंधे पर जैसे ही हौंथ रखने को हुआ, सिया जल्दी से उसे गले लग रोते हुए बोली, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है सर? क्या कसूर था मेरा या उस बच्चे का जो उसकी माँ उसे छोड़ रही है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए? क्या पैसे इतना जरूरी होते हैं? उस मासूम को तो कुछ समझ भी नहीं है कि उसकी माँ का उसे छोड़ने का क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, क्या उन्हें हम पर दया नहीं आती? इतना बोल वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर खुद को शांत कर आगे बोली, क्यों कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है, यहाँ तक अपने बच्चे भी नहीं। वो औरत इसलिए सैम को पाल रही थी क्योंकि वो उसके जरिए अपने पति की प्रॉपर्टी चाहती थी, पर जब उसके पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो वो उस बच्चे को छोड़ रही है। लोग इतना खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं अपने स्वार्थ में, बताए ना क्यों? उसे ऐसे अचानक गले लगने से रचित एकदम हैरान हो गया था। उसकी दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। अपनी बाहों में सिया को देख उसका मन कर रहा था कि वो उसे कस के अपने गले से लगा ले, पर उसने खुद को कंट्रोल कर उसे दूर करते हुए पास में रखे सोफे पर बैठा उसकी तरफ पानी का एक गिलास बड़ा बोला, तुम ठीक हो? उसके बोलने पर सिया को ध्यान आया कि उसने भावुक होकर अभी क्या किया है। वो अपना सर नीचे कर चुपचाप पानी पी उस ग्लास को टेबल पर रख बोली, सॉरी सर, मैंने अपनी भावना में बह कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। रचित उसकी बात सुन अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, इट्स ओके मिस सिया, आप मुझे साफ साफ बताएंगी कि हुआ क्या है और सैम की मदर ने क्या किया है? उसकी बात सुन सिया उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुन वो बोला, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। और हाँ, इतनी सी बात पर रोने की जगह उन्हें हैंडल करना सीखो। अंडरस्टैंड? रोते लोगों को हर कोई तोड़ सकता है, पर मजबूत लोगों से लोग टकराने से पहले 100 बात सोचते हैं। इसलिए खुद को लोहा बनाओ, न कि फूल जिसको लोग कुचल कर चल देते हैं। अंडरस्टैंड? उसकी बात पर सिया अपना सर हिलाकर वहां से बाहर निकल गई और सीधे चिल्ड्रेन वार्ड की तरफ गई जहां सैम बच्चों के साथ खेल रहा था। उसे ऐसे मस्ती करता देख सिया के आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन उसे देख बोली, तुम परेशान मत होना, सैम तुम्हारी दी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो जिसे मैं हर हाल में निभाऊंगी। इतना बोल वो अपने आंसू पोंछ अंदर की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर गई, सैम जो बच्चों के साथ खेल रहा था वो उसे देख भागकर उसके पास आ बोला, दी मम्मा ठीक हो गई ना? वो मुझे अब पहचान जाएंगी ना? मुझे उनसे मिलना है। उसकी बात पर सिया की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें संभाल वो उसे गोद में उठा कैंटीन की तरफ जाते हुए बोली, आप बिल्कुल अपनी मम्मा से मिल लेना, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं आपको उनसे कल मिलवाऊंगी, ओके? सैम उसकी बात पर मासूम सा अपना सर हिला दिया तो सिया मुस्कुरा दी। इधर रचित सिया के जाने के बाद उसके बारे में सोचते हुए बोला, आप बहुत कमजोर हैं सिया, आपको मजबूत बनने की जरूरत है और वो मुझे आपको बनाना होगा। इस दुनिया में रहने के लिए इंसान का मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना लोगों को उन्हें तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता। इतना बोल वो अपना ध्यान फाइल में लगाने लगा, पर बार बार उसके जहां में सिया का रोना घूम रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सिया को कॉल लगा दिया।
पर सिया का फोन तो सैम उसके केबिन में ही भूल गया था, जिस वजह से रिंग जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। ये देख रचित गुस्से में फाइन को घूरते हुए बोला, हद होती है लापरवाही की, पता नहीं अब फोन क्यों नहीं उठा रही है ये। इतना बोलते हुए वो गुस्से में केबिन से निकल गया। वही इधर सिया सैम के साथ कैंटीन में बैठी उसे खाना खिला रही थी। तभी डॉक्टर सोहम उसकी बगल की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, क्या हलचल है आपके डॉक्टर सिया? आप तो लगता है आजकल कुछ ज्यादा बिजी हो गई है, ऊपर से हॉस्टल में भी नहीं है आप। उसके पूछने पर सिया मुस्कुरा कर बोली, जी वो भाई के साथ हम उनके घर शिफ्ट हो गए, इसलिए हम हॉस्टल में नहीं मिलेंगे आपको। वैसे आपको कुछ काम था क्या? क्यों हम आपको ऐसे नहीं याद कर सकते क्या? उसकी बात पर सोहम बोला तो सिया खिलखिलाकर हंस दी। ठीक उसी वक्त रचित वहां आया। उसकी नजर जैसे ही हंसते हुए सिया पर गई, जो सोहम के साथ थी, दोनों को साथ देख गुस्से में उसकी मुठिया भींच गई। रचित की नजरें जैसे ही सिया के साथ बैठे डॉक्टर सोहम पर गई, उन्हें साथ में हंसते देख गुस्से से उसकी मुठिया कस गई। वो दोनों को घूरते हुए वहां से अपने ऑफिस निकल गया। रचित को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्यों, इसका जवाब उसके पास नहीं था। वही रचित के जाने के बाद सिया हंसते हुए डॉक्टर सोहम से बोली, आप सच में बहुत फनी है सोहम जी। मेरा तो हंसते हंसते पेट दुख गया। उसकी बात सुन सोहम मुस्कुराकर बोला, आप उदास की नहीं लगती है, इसलिए आपके लिए ये सब किया। उसके इतना बोलते ही सिया भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो रचित के केबिन में आए तो उसे वहां ना देख हैरान हो बोली, अब ये कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। ये सोचते हुए बाहर आए तो वहां खड़ी नज उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे डॉक्टर सिया, डॉक्टर रचित ने आपको उन्हें कॉल करने के लिए कहा है। आप बिजी थी तो वो हॉस्पिटल से चले गए। इतना बोल वो नर्स चली गई। वही उसकी बात सुन सिया परेशान हो बोली, है भगवान कहीं ये हम पर गुस्सा ना करे। महादेव आपके गुस्से से ज्यादा तो हमें इनके गुस्से से डर लगता है, बचा लेना प्लीज। इतना बोल वो शिवम के केबिन की तरफ बढ़ गई, पर उसे केबिन में ना देख एक नर्स से उसके बारे में पूछती है तो पता चला कि शिवम सर्जरी में बिजी है। थोड़ी देर बाद वो सैम को लेकर वहां से घर निकल गई। शिवम सर्जरी में बिजी था, वहीं रचित पहले ही जा चुका था, इसलिए उसने खुद के लिए कैब बुक किया कर निकल गई। घर पहुंच सिया जैसे ही अंदर आए, वहां सिर्फ सरस्वती जी थी। उन्हें देख सिया उनके पास बैठते हुए बोली, आंटी दी नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? हाँ बेटा, वो पड़ोस में आर्यन के दोस्त का बर्थडे था तो वो उसे वही ले गई है। तुम एक काम करो, तुम सैम को वहां लेकर चली जाओ, इसका भी मन लग जाएगा वहां बच्चों के बीच। पर आंटी हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो हमें जानती भी नहीं है और न तो हम उन्हें सिया उनकी बात पर परेशान हो बोली तो सरस्वती जी मुस्कुरा कर बोली, अरे बेटा तुम रुको, मैं अभी फोन करती हूँ रानी को। इतना बोल उन्होंने फोन लगाया तो रानी कॉल उठा बोली, जी माँ कहे। सरस्वती जी, बेटा सिया और सैम आ गए हैं। मैं कह रही थी कि सैम यहाँ अकेले है तो आप क्यों न उन्हें भी अपने साथ ले जाती, उसे भी वहाँ सब बच्चों के साथ अच्छा लगेगा, और आर्यन तो है ही। हाँ माँ आप सही कह रही है, हम अभी आते हैं। इतना बोल रानिम ने फोन रख दी, फिर वहां खड़ी एक औरत को आर्यन का ध्यान रखने बोल घर की तरफ निकल गई। वो थोड़ी देर बाद घर आए तो सिया सरस्वती जी और सैम हाल में ही बैठे थे। उन्हें देख वो सैम के पास आ बोली, बेटा आप मेरे साथ चलोगे, बगल में पार्टी है, वहां आपको और भी बच्चे मिलेंगे, बोली चलोगे? उसकी बात सुन सैम अपना अपना सर हिला दिया तो रानी उसका हाथ पकड़ सिया को देख बोली, तू भी चल, यहाँ क्या करेगी? आप जाए दी, हमारा मन नहीं है। उनकी बात सुन उसने मना करते हुए कहा। रानी भी उसका चेहरा देख कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो थकी हुई लग रही थी। वो सैम को ले वहां से चली गई। सरस्वती जी उसके जाने एक बाद सिया के हाथ को पकड़ बोली, बेटा क्या हुआ है, आप इतनी परेशान लग रही है। उनके पूछने पर सिया ने उन्हें सैम के बारे में सब बता दिया। सारी बात जान वो बोली, बेटा देखिए दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और सब अच्छे ही हो ये भी जरूरी नहीं है, कुछ बुरे भी होते हैं। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। अगर आप सैम की मॉम को सैम दे भी देंगी तो वो वापस उसे कहीं छोड़ देंगी, इसलिए आप जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, समझी? वो अभी बहुत छोटा है। सिया उनकी बात पर अपना सर हिला दी। रात के समय सिया शिवम के रूम में आए और अंदर आ बोली, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शिवम उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़ सामने सोफे पर बैठा बोला, हाँ गुड़िया कहो न, क्या कहना है तुम्हें? भाई वो सैम, इतना बोल वो उसे आज हॉस्पिटल की सारी बातें बता देती है।
सारी बात जानने के बाद शिवम एक गहरी सांस ले बोला, गुड़िया देख, तू जो सोच रही है वो गलत नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुझे कुछ भी करने से पहले सैम की फैमिली से एक बार बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ हल निकले। उनकी बात सिया कुछ सोच बोली, धन्यवाद भाई, आपने मेरी टेंशन खत्म कर दी। मैं कल सबसे पहले उसके फैमिली से बात कर देखती हूँ। अगर वो लोग सही हुए तो हम उन्हें सैम दे देंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, हम आपको खाने के लिए बुलाने आए थे, आप जल्दी से आ जाए। ये बोल वो उसके रूम से निकल ऊपर रचित के कमरे के पास गई तो उसका कमरा बंद था, जिसे देख वो बोली, ये तो अपने रूम का दरवाजा ऐसे लॉक रखते हैं जैसे घर में ही कोई चोर घूम रहा है, जिसकी नजर हमेशा इनके ऊपर ही रहती है, हद है। वो खुद में बड़बड़ाती हुई उसका दरवाजा खटखटा देती है, पर अंदर से कोई जवाब ना आता है, जिसे देख वो बोली, सर आंटी आपको खाने के लिए बुला रही है। इतना बोल वो रचित के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर जब काफी देर उसका कोई जवाब नहीं आया तो उसका कोई जवाब न आने पर वो दरवाजा खोलती है तो वो बापने खुल जाता है। अंदर किसी को न देख वो खुद में बोली, ये कहाँ गए? वापस आने के बाद तो कमरे में ही थे, पर फिर कहाँ गए? इतना बोल वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, उसे पानी की आवाज आती है, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। वो वापस अंदर की तरफ जाते हुए बोली, ये कैसा आवाज है? ये बोल वो जैसे ही अंदर की तरफ गई, सामने एक बहुत बड़े कांच का स्लाइडर था, जिसे देख सिया हैरान थी। वो उसे देखते हुए धकेल के खोलती है तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें चमक उठी। सामने बहुत खूबसूरत सा स्विमिंग पूल बना हुए था, जिसके साइड में बहुत सारे प्लांट्स थे जो वहां की खूबसूरती बढ़ाने का काम कर रहे थे। वहीं पौधों के कुछ दूरी पर बहुत सुंदर सा झूला लगा हुआ था। वहां की डेकोरेशन देख सिया हैरान सी बस चारों तरफ देखे जा रही थी। वो सब कुछ देखते हुए खोई सी आगे बढ़ रही थी, जिससे उसका ध्यान सामने पूल पर नहीं गया। देखते देखते वो एकदम पूल के किनारे पहुंच गई। वो गिरती उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया, जिससे वो सामने वाले के सीने से जा टकराए। डर के कारण सिया की धड़कनें एकदम बढ़ गई थी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वही सामने रचित जो सिर्फ तौलिए में था, उसकी नजरें भी सिया के चेहरे पर थम गई। वो बस एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। सिया के हाथ इस वक्त उसके खुले सीने को छू रहे थे। वही उसने अचानक गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, जिससे वो एकदम डरी सहमी सी लग रही थी। उसके बालों की एक लट बार बार उसके होठों को छू रही थी। रचित, जिसकी गहरी नजरें उस पर ही थी, वो उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी इतनी गहरी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल जब उसे देखती है तो रचित की गहरी नजरों को देख वो अपनी सब कुछ भूल अपनी पलकें झपका उसे देखने लगती है। वही एक सेकंड को तो रचित भी उनकी उन आंखों में को कर रहा गया, पर जल्दी खुद को संभाल उसे खुद को घूरता देख रचित बोला, कहाँ खो गई? मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसके बोलन पर सिया हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी नजरें इधर योजक चिन्ह छोटे उधर करते हुए बोली, वो मुझे उस ऐसे हकलाते देख रचित हल्के गुस्से में बोला, ये क्या मैं लगा रख है? जुबान नहीं चल रही है क्या? कल तो बड़ा मुझे धमकी दे रही थी, सिगरेट के बारे में सभी घर वालों को बता दूंगी, पर अब क्या हुआ? अब तुम्हारी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं क्या? बोलो, क्या करने आई थी यहाँ? उसके ऐसे बोलन पर सिया उससे खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, पहले आप छोड़िए हमें। उसके बोलने पर रचित को ध्यान आया कि वो सिया को अपनी बाहों में लिए खड़ा है और दोनों इस वक्त बहुत पास है। ये देख वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है। अपनी कमर पर रचित की मजबूत बाहों की पकड़ महसूस कर सिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसके मजबूत बाहों के स्पर्श ऊपर से रचित को यूं अपने सामने तौलिए में देख सिया की दिल की धड़कन शोर करने लगती है। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी मजबूत बाहों से नहीं निकल पा रही थी। वही रचित की नजरें तो इस वक्त सिया पर ही थी, जो लगातार उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों रचित को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी, जिससे वो अपन पकड़ उसके नाजुक सी कमर पर दबाव देता है। उसके ऐसे करने से सिया चिहुक उठी। वो अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, सर प्लीज छोड़ दीजिए, नीचे आंटी खान के लिए इंतजार कर रही होंगी। उस बात सुन रचित अपनी पकड़ ऊपर ढीली कर देता है। उस पर पकड़ से छूट सिया जैसे ही वहां से जाने को हुई, वैसे ही रचित की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। रचित, आगे से जब भी मुझसे बात करना मेरी आंख में देखकर करना। नजरें वो चुराते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, समझी?
सिया उसकी बात पर बिना कुछ बोले वहां से नीचे आ गई। वो अभी भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अभी ऊपर जो हुआ वो उसके लिए नया था। वही इधर रचित उसके जाने के बाद अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बोला, क्या हो तुम मिस सिया? थोड़ी इनोसेंट और स्वीट हो, बट आई लाइक इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।